नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले हमने मनी 9 जो कि टीवी 9 का मनी संस्करण है, उस चैनल पर हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम दोनों को कंपेयर करते हुए एक डेटा रखा था और लोगों को ये बताने की कोशिश की थी कि किसकी सर्विस की लेंथ कितनी है, उसके हिसाब से उसके लिए अभी फ़िलहाल कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा। हमारा डे वन से ही है कि हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम, हम इन दोनों का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीपीएफ की तरह पूरा वापस चाहिए और 20 साल की नौकरी के आधार पर जो 50% का क्राइटेरिया है उसको सेट किया जाए। उसके आधार पर जिसकी जितनी पेंशन बने उसको उतनी पेंशन दी जाए और उस पेंशन पर भविष्य में जो भी पे कमीशन आए उन पे कमीशन का बेनिफिट दिया जाए। इस चीज़ को लेकर के हम आज भी उसी मुस्तैदी के साथ और उतनी ही रिजिडिटी के साथ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों से जितने लोग जुड़ गए हैं, आप सभी को एक बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को पहले आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो पिछले 3-4 दिन से मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हम अपने कंट्रीब्यूशन में से कुछ पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने उसमें अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, स्वामी जी, शशांक जी, रवि सरनेकर जी, कुलविंदर जी, दानिश अब्बास जी, आप सभी को नमस्कार। अरुण जी, राजेश जी, पीके गुप्ता साहब, नितेश चौधरी साहब, आप सभी को नमस्कार, राम राम। और एक बार मेरी आप सबसे गुजारिश है, दीपक जी प्रणाम, कि एक बार शेयर कर दीजिए, तब तक और भी साथी जुड़ जाएंगे। जो भी आपका नेटवर्क है वहाँ तक इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड होता तो मैं उस पर बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से हर एक आदमी को ये समझा पाता कि बेसिक डिफरेंस क्या है और हम ओल्ड पेंशन की जो डिमांड है, जो उसकी लड़ाई है, उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं, अभी क्या क्या कमी रह गई। थारोली किसी चीज़ को कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन सरकार ने चूंकि गजट बनाया है, 1.5 साल कमेटी में लिया है, अच्छा खासा टाइम उन्होंने लगाया है और सबसे बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेट्स जो आईपीएस, आईआरएस, आईएएस मतलब बड़े बड़े अधिकारी, देश के ब्रिलियंट माइंड जो हैं, उन्होंने लग करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम के गजट को बनाया है। तो ऐसा तो खैर नहीं हो सकता कि मतलब जो है किसी को फायदा ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी जो डिमांड है उसके कितना करीब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इस पर जरूर चर्चा करने की ज़रूरत है। और चूंकि जो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जैसे जो रिटायर हो चुके हैं, मुकेश जी, सुबोध जी, आप सभी को, गौतम जी, आप सभी को नमस्कार, श्यामलाल इंसान साहब, आपको भी नमस्कार, रोहित जी नमस्कार। एक बार मेरी आप सभी से गुजारिश है कि शेयर कर दीजिए तो और भी साथी जुड़ जाएंगे। तो उस दिन हमने ये बताया था कि देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैंने अपना एग्जाम्पल लिया था। रोहित जी नमस्कार, कुमुद जी नमस्कार, कि दिनेश प्रजापति साहब, आपको भी नमस्कार, अरुणाचल प्रदेश से गौतम जी नमस्कार। तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं, आप लोग शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। हमने उस दिन अपना एग्जाम्पल लिया था, हमने ये बताया था कि अगर मेरी नौकरी तकरीबन 33-34 साल की हो रही है, उस कंडीशन में हमने ये भी कहा था, पहले ही हमने लोगों को बोला था जिनकी 20 साल से कम की नौकरी है, तो अभी हमारे पास केवल 2 ही विकल्प हैं, एक एनपीएस है और दूसरा यूपीएस है। हमारे पास अभी ओपीएस नहीं है, तो हम ओपीएस ये नहीं कह सकते कि आप ओपीएस ही लो, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आदमी रिटायरमेंट की कगार पर है या जो आदमी रिटायर हो चुका है, उसके पास अभी 2 ही विकल्प हैं, या एनपीएस या यूपीएस। जिसका भी रिटायरमेंट बाकी है वो लड़ सकता है, उसकी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि ओपीएस नहीं मिल जाता। लेकिन जो लोग 4-4, 5-5, 6-6 साल जिनको रिटायरमेंट के हो चुके हैं, कई लोग तो ऐसे हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद उनकी डेथ भी हो गई। कन्हैया लाल पटेल जी, आपको भी नमस्कार। अंकुर त्रिपाठी जी नमस्कार।
तो उनकी डेथ भी हो गई। कुछ लोग अभी हैं जो 1000, 2000, 1200, 1500 की पेंशन पा रहे हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उन्हें एक फैसला लेना पड़ेगा, कुछ तो बेहतर उन्हें लेना ही पड़ेगा। तो उनके लिए हमने ये बात रखी थी। और पिछले एक हफ्ते पहले करीब जब हम मनी 9 पर लाइव आए थे, वहाँ से हम जुड़े थे, तब से बहुत सारे साथियों ने हमसे ये सवाल किया है कि पटेल साहब, क्या हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं लमसम अमाउंट के अलावा? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में लमसम अमाउंट तो सबको मिलेगा, जिसकी भी 10 साल से ज़्यादा नौकरी है, फिर वो रिटायर होता है। अभी मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात नहीं करूँगा, वो मुद्दा अलग है, क्योंकि हमारी डिमांड है वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन की शुरुआत। तो अभी मैं वो बात करूँगा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो अभी नियम है, उसकी बात करूँगा। तो हमने 30 साल की नौकरी के ऊपर जिनकी भी नौकरी है, उस पर हमने पूरा स्टडी किया और जो कैलकुलेशन करी, उस कैलकुलेशन को रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जैसे एनपीएस में टोटल कॉर्पस का आप मैक्सिमम 60% तक रिटायरमेंट वाले दिन विड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं एनपीएस में, तो एनपीएस में क्या है कि 10% आपका कट रहा है और 14% सरकार डाल रही है। ये बात ध्यान देने के लिए है कि एनपीएस में अगर आप रहेंगे तो 10 + 14 चलेगा कंट्रीब्यूशन, आपका 10% और सरकार का कंट्रीब्यूशन 14%। जितना भी इकट्ठा हो जाएगा, मान लीजिए आपके रिटायरमेंट पर 1 करोड़ रुपए है, तो आप उस 1 करोड़ का मैक्सिमम 60% निकाल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। आप चाहें तो उसमें से कम निकालें, यानी अपना अंशदान केवल निकालें। तो अगर देखा जाए मोटा मोटा, तो उस 1 करोड़ में से 41% आपका है और 59% सरकार का है, क्योंकि दोनों का अनुपात 10 और 14 का है, इसलिए। तो अगर आप सपोज करें कि अगर जीपीएफ होता, तो जीपीएफ में से आप अपना पूरा पैसा निकाल लेते, तो आप एनपीएस में से भी पूरा पैसा अगर निकालते हैं तो आपको 41% से ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी आप टोटल कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा, आपका 10% चलेगा और सरकार का भी 10% चलेगा, वहां 10 और 14 नहीं चलेगा। अगर आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो 10 + 10 चलेगा, 10 + 14 एनपीएस की तरह नहीं चलेगा। तो एनपीएस में भी 60% निकाल सकते थे और यूनिफाइड पेंशन में भी 60% तक निकाल सकते हैं। ये रूल नंबर आप देखेंगे 15 है, 15 का रूल नंबर 1। और अगर अंग्रेजी वाले आप डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो 128 नंबर पेज पर आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, अगर आप समझेंगे आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये रूल नंबर 15 में चलता हूँ, पेज नंबर 128 पे। इंग्लिश में जो है वो पेज नंबर 128 है। ये पेज नंबर 128 है, जो 19 मार्च को जो बजट आया है। तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है पे आउट अंडर यूपीएस। तो पे आउट अंडर यूपीएस जब आप देखेंगे तो इसका कॉलम नंबर, मतलब इसमें 1 में जाएंगे, 1 के फिर नीचे जाएंगे 4 में। 4 में एडमिसिबल पे आउट करके आपको एक रूल मिलेगा, और एडमिसिबल पे आउट में आप बी नंबर में जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि फाइनल विड्रॉल नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से भी आप 60% इंडिविजुअल कॉर्पस, यानी 10 + 10, 10% आपका, 10% सरकार का। तो जितना भी इकट्ठा हुआ, मान लीजिए 1 करोड़ इकट्ठा हुआ, तो यहां से भी आप 60% निकाल सकते हैं। पहली बात तो हो गई है। इसके अलावा सरकार ने लमसम अमाउंट देने की व्यवस्था करी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। लमसम अमाउंट क्या होगा? जो आपका आखिरी बेसिक सैलरी होगा, आखिरी वाला अंतिम महीने का जो बेसिक सैलरी होगा वो, और उसमें डियरनेस अलाउंस जोड़ दीजिए, जितना बना उसका 10% निकाल लीजिए और उस 10% को गुणा कर दीजिए जितने साल की नौकरी आपकी है। मान लीजिए 19 साल की नौकरी है तो 19 साल,
फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हर 6 महीने पर वो आपको अंतिम बेसिक का 10% प्लस डीए, मतलब बेसिक प्लस डीए का 10% हर 6 महीने पे देंगे। तो उस लिहाज से 6 महीने जितने भी कंप्लीट होते हैं, जैसे किसी की नौकरी मान लीजिए 20 साल 6 महीने की है, तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बने 20 गुणा 2 यानी 40, और 6 महीना एक अलग हो गया, तो 40 प्लस 1 41, यानी अंतिम बेसिक प्लस डीए का 10% को गुणा कर दीजिए 41 से। मोटा मोटा ये 10% बन जाएगा आपका टोटल कॉर्पस का। तो अब आप ऐसे समझिए कि 60% वहां से निकाल सकते हैं, 10% सरकार आपको पहले से दे रही है, तो आप 70% तक निकाल सकते हैं। ये आपको 70% टोटल जो कॉर्पस बनेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10 प्लस 10 वाला, उसका 70% आपको मिल सकता है। अब मैं बात करता हूं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने ये कहा है कि हम आपको अंतिम 12 महीने का जो बेसिक सैलरी होगा उसका एवरेज निकाल लीजिए, जितना एवरेज बना उसका 50% देंगे अगर 25 साल की नौकरी पूरी होती है। तो अगर ऐसे आप देखिए कि जिनकी भी 25 साल से ऊपर की नौकरी है, 50% तो का क्राइटेरिया उनको मिल गया कि 50% उनको एवरेज बेसिक सैलरी का मिलेगा पेंशन। अगर वो टोटल कॉर्पस में से वो ये सोचे कि अगर ये ओपीएस होता तो मैं अपना पैसा निकाल लेता, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से भी आप अगर वो जो 10 प्लस 10 वाला इकट्ठा हुआ है, जिसको आप इंडिविजुअल कॉर्पस कहते हैं या बेंचमार्क कॉर्पस कहते हैं, तो उसमें से 40% आप निकाल लीजिए। 10% आपको लमसम अमाउंट के रूप में मिल गया और 40% आपने टोटल कॉर्पस में से निकाल लिया। तो इस तरह से आपका जो पैसा था वो पूरा का पूरा निकल आया, जीपीएफ की तरह वो पूरा निकल आया। अब देखिए इसका फर्क क्या पड़ेगा। अगर आपको 50% पेंशन मिलती, बेसिक का 50%, तो वो 50% से अब वो घट जाएगी। अब वो घट करके रह जाएगी, कैलकुलेशन के आधार पर 30% रह जाएगी। सपोज मैंने अपना एग्जांपल लिया था, जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरी मिनिमम बेसिक जो सैलरी होगी वो 3,40,000 रुपए बनेगी। 3,40,000 बनेगी। तो एवरेज बेसिक, मैं एवरेज बेसिक की बात कर रहा हूं, और इसकी पेंशन मुझे मिलनी चाहिए 1,70,000 रुपए बेसिक प्लस डीआर। तो डीआर जितना भी होगा 10, 15, 20, 25%, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। डीआर तो फिक्स ही रहेगा। 15% होगा तो 15% बेसिक पे लगेगा, 20% होगा तो 20% बेसिक पे लगेगा। तो 1,70,000 रुपए मेरी बेसिक पेंशन बननी चाहिए। अब अगर मैं अपना हिस्सा वहां से निकाल लूं, मतलब मुझे ये लगे कि चलो ठीक है ओपीएस के बराबर पेंशन हो गई, लेकिन मेरा पैसा तो चला गया सरकार के पास। अब अगर मैं चाह रहा हूं, क्योंकि 10% मुझे लमसम अमाउंट के रूप में मिल गया, यानी 3,40,000 प्लस डीए बटे 10 गुणे जितने साल की नौकरी है गुणा 2, तो वो मैंने निकाला, 10% मुझे वहां से मिल गया। अब मैंने सोचा कि अभी जो टोटल कॉर्पस है, मान लीजिए टोटल कॉर्पस 1 करोड़ है, 10% मेरा प्लस 10% सरकार का मिला के, तो मैंने ये सोचा कि ये 1 करोड़ में 50 लाख मेरा है, 10 लाख मुझे पहले मिल चुका है लमसम अमाउंट के रूप में, तो 40 लाख अगर मैं और निकाल लूं तो मेरा पूरा पैसा वापस मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ में से 40 लाख और निकाल लिए। अब जो पैसा बचा वो केवल सरकार का अंशदान बचा, अब केवल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बचा, मेरा वाला हिस्सा खत्म, मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया। तो जो 1,70,000 जो बेसिक बननी थी वो 1,70,000 से घट के 1,02,03,000 रह जाएगी। 30% निकाल लीजिए, 3,40,000 का 30%, यानी 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9 और 1 10, यानी 1,02,000। 50% की जगह 30%, ये तरीका है। तो जिनकी लंबी नौकरी है, मैं बोलता हूं, लेकिन इसमें एक समस्या है। मान लीजिए किसी आदमी ने, जिसकी जो एवरेज बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए थी, उसको 50,000 रुपए बननी चाहिए थी ओपीएस के बराबर,
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, लेकिन उसे 50,000 ना बन के बनी 30,000 रुपये, क्योंकि उसने अपना कंट्रीब्यूशन पूरा निकाल लिया। 30,000 बनी प्लस डीए, मान लीजिए 20% डीए है, तो 6,000 रुपये, करीब 6,000 रुपये डीए जोड़ दिया, 30 + 6 36,000 रुपये से पेंशन मिलना शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली अगर उसकी डेथ हो गई 2-4 महीने में या साल 1.5 साल में ही, तो क्या होगा, बेसिक सैलरी उसकी फिर से 60% रह जाएगी। ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इसके लिए हम इस बात का विरोध करते हैं। ठीक है, वो ये जो सुविधा थी ये ओल्ड पेंशन स्कीम में भी यही थी कि अगर आप 1 लाख रुपए बेसिक या 50,000 रुपए बेसिक सैलरी ले रहे पेंशन में और आपकी डेथ हो गई तो आपके फैमिली को 60% ही मिलेगा उसका। ये व्यवस्था वहां भी थी, लेकिन यहां आपने कॉर्पस तमाम छोड़ा, उसके बाद आपको 30% ही बनी थी लास्ट बेसिक का। जब 30% में से भी वो 40% रिड्यूस हो जाएगी तो ये बेसिकली 18% रह जाएगी। तो हमारी जो बात है टेक्निकली कि वो 18% जो लास्ट बेसिक का होगा, भाई 50 की जगह 30 रह गया, अब 30 से भी घट के वो 18% पे आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यूनिफाइड पेंशन स्कीम प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो टेक्निकली आप समझिए कि अगर मैं ओपीएस और यूपीएस का कंपेयर करूं, उनके लिए जिनकी नौकरी 25 साल से ऊपर की है, 1 आध साल जिसकी कम है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी 25 साल से ऊपर की नौकरी है उसको मैं ओल्ड पेंशन स्कीम से कंपेयर करूं तो मोटा मोटा 20% का सीधा सीधा नुकसान है। और जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि पे कमीशन अगर आता है उसके बाद, मान लीजिए किसी आदमी ने 2035 में रिटायर हुआ और उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 1 लाख रुपए बेसिक पेंशन बनी, 30% जो भी है, और फिर अगले साल पे कमीशन आ गया तो पे कमीशन इसमें नहीं बेनिफिट मिलेगा। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। तो हम इसके लिए लगातार इसका इसलिए विरोध करते हैं। तो इसमें जो 2 मोटी मोटी जो सुधार की गुंजाइश है, पहली ये है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देना शुरू कर दो। दूसरा है जो हमारा कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद 30% पेंशन बनेगी, इसको 30 नहीं 50% पूरा करो। ये हमारी डिमांड है। तो जो 20% सरकार ने जो बचा लिया या जो हमारा छीन लिया, वो मेन लड़ाई है। हम इसीलिए बार बार बोलते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम का गेटवे है, दरवाजा है। तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम अब पहले से मिलना अब ज्यादा आसान हो गया है। इसीलिए सरकार इसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम को एनपीएस के अंदर में लाई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज अंडर एनपीएस। एनपीएस को खत्म नहीं किया गया, एनपीएस एज इट इज चल रहा है। जिनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं लेना है वो एनपीएस में बने रहेंगे ऑटोमेटिकली। और जिनको लगता है कि भाई मैं मतलब लंबी नौकरी है मेरी, 30% पेंशन मिल जाएगी और जिंदगी मौत को किसी ने देखा ही नहीं है, तो वो कुछ भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन हम इसका तब तक विरोध करेंगे जब तक कि इसको 50% हमारा कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद, हमने ये कहा है कि आप लमसम अमाउंट देना बंद कर दो, हमारा कंट्रीब्यूशन हमको वापस कर दो। और 25 साल की नौकरी है तो ठीक है 50%, और उससे 2-4 साल कम है तो 2-4% कम हो जाएगी, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, उसको तो हम अलग से लड़ लेंगे, उसको हम कंसिडर करा लेंगे। तो ये आज का क्लैरिफिकेशन था, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे 50 लोगों ने लिख करके भेजा कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हम अपना अंशदान निकाल सकते हैं। तो उसका जवाब है यस। आप न केवल अपना अंशदान निकाल सकते हैं बल्कि अपने अंशदान से 20% ज़्यादा ले सकते हैं, 20% ज़्यादा। एनपीएस में आपको 45% ज़्यादा निकालने की पावर थी, यूपीएस में आपको 20% ज़्यादा निकालने की परमिशन है। लेकिन उसको निकालने से पेंशन लास्ट बेसिक का घट जाती है, वो 50% से नीचे आकर के 30% में टिकेगी, ये आप समझ लीजिए। तो खैर एक उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जैसे मान लीजिए अभी जो 2026 के बाद रिटायर होंगे उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन जो 2026 से पहले रिटायर हो जाएंगे उनके लिए बहुत दिक्कत है इसमें।
हाँ, साजिद अली, मेरी क्वेरी है कि मेरी टोटल सर्विस 31 साल होगी रिटायरमेंट पर, तो मुझे क्या ऑप्ट करना चाहिए, एनपीएस है यूपीएस? मैंने पूरी बात आपको बता दी है। 31 साल की नौकरी में अगर आप यूपीएस ऑप्ट करते हैं तो आपको 50% पेंशन मिलेगी, ओपीएस के इक्विवेलेंट मिलेगी, और अगर आप अपना पूरा अंशदान उसमें से वापस ले लेते हैं तो लास्ट बेसिक का जो 30% मिलेगा, 50 की जगह 30% मिलेगा, प्लस डीआर मिलेगा। इवन रत्ना पाई जी का मैसेज है, इवन डीआर इज कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूस्ड पे आउट, नॉट ऑन फुल पेमेंट लाइक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। हाँ, ये कम्यूटेशन नहीं है, ये बात आपकी सही है, क्योंकि कम्यूटेशन में हम 10 साल की 40% एडवांस पेंशन ले लेते थे ओपीएस में, और वो 12 साल से ज़्यादा डिडक्शन भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आप समझिए, अगर हमने एडवांस पेंशन ले ली तो हमारी पेंशन में से वो कटौती भी होती थी। ऐसा नहीं है कि वो हमने ले लिया तो वो मतलब जो है हमें देना नहीं पड़ता था, वो देना पड़ता था। हाँ, अगर डेथ हो जाती थी कर्मचारी की तो वो पैसा फिर देना नहीं पड़ता था। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी साथी का अगर कोई क्वेश्चन हो। गुरमीत जी, आपका मुझे मैसेज मिल गया, धन्यवाद गुरमीत जी। और मेरी कोशिश ये थी कि इस यहाँ पर जो शंका है उसको मैं दूर कर सकूँ। कृष्ण गोपाल दुर्बार जी का मैसेज मिल गया मुझे, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। हाँ, श्यामलाल इंसान जी, हमारी जीडीएस सर्विस के बाद स्थायी होने पर हमें पुरानी पेंशन में पूरा लाभ मिलता था, इसीलिए मैंने कुल वो समझ में नहीं आया, मैसेज चला गया। अगर किसी साथी का कोई सवाल हो तो मुझे नीचे लिख दे, अपना सवाल लिख दे, अपनी क्वेरी लिख दे, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मेरी तरफ से आज इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अभी भी हैं तकरीबन 80-85 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो। विकास जी जय हिंद, ऋचा जी नमस्कार, थैंक यू, ऋचा जी आपको भी थैंक यू, जय विनय जी थैंक यू। 23 को मीटिंग में क्या हुआ, रविकांत भारद्वाज जी। देखो भैया, 23 को जो मीटिंग हुई जेसीएम की बैठकों में कोई ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही बैठक में कोई डिसीजन आ जाए। बैठकों में रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अपनी बात को रखते हैं, अपनी डिमांड को रखते हैं, सरकार से बात करते हैं, डिस्कशन होता है, फाइनल डिसीजन सरकारें लेती हैं। वो 4 दिन में लेती है, 5 दिन में लेती है, 4-5 महीने में लेती है, वो सरकार के ऊपर रहता है। लेकिन हाँ, और उसके कोई मिनट जारी नहीं होते हैं। किसी भी जेसीएम बैठक का आप देख लीजिए, बहुत रेयर मिनट जारी होते हैं। और लेकिन जेसीएम ने अपने मिनट जारी किए हैं उस बैठक के बाद, और उस बैठक में जो जेसीएम ने अपने मिनट जारी किए हैं उसमें ये कहा है कि पे कमीशन के गठन को लेकर के अभी तो कमेटी चूंकि बनी नहीं है, अभी तो भर्ती चालू है, अभी 2-3 महीना 2 महीने का टाइम दिया हुआ है भर्ती में, तो जून तक का टाइम दे रखा है। अभी 4 अंडर सेक्रेटरी और उनको भर्ती करने हैं। तो डीआर सर फॉर 30% पर कैलकुलेट होगा। आपका बेसिक प्लस डीआर जो करंट डीआर होगा, जिस समय आप रिटायर होंगे उस समय जितना डीआर होगा। तो मैं जो बता रहा था कि जो जेसीएम की जो 23 तारीख को बैठक हुई है, उसके बाद जेसीएम ने एक लेटर जारी किया है, और उस लेटर में ये लिखा है कि 8वें पे कमीशन में जो सुझाव दिए जाएंगे जेसीएम की तरफ से, तो जेसीएम में बहुत सारी चूंकि यूनियंस हैं, एनएफआईआर है, एआईआरएफ है, एआईडीईएफ है, अभी बीपीएमएस के भी एक कैंडिडेट शामिल हो गए हैं, सिड्रा है, इनकम टैक्स के हैं रूपक सरकार साहब, और INDWF इंडियन नेशनल डिफेंस एंड वर्कर फेडरेशन, तो वो हैं। ऐसे करके 12 लोग हैं। तो उन्होंने ये तय किया है कि जो भी सुझाव जाएंगे जेसीएम की तरफ से वो एक कॉमन बनाया जाएगा, और उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कॉमन बनेगा, पूरा उनकी डिमांड, उनका जो कुछ भी होगा वो कॉमन ही रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है, और कमेटी में 5-6 लोगों को रखा है। उसकी लिस्ट उन्होंने जारी की है कि वो उनकी क्या कमेटी रहेगी। तो अभी तो उसमें केवल 8वें पे कमीशन की गठन की बातें हुई हैं, उसी को लेकर के कमेटी बनाई है। उसमें पेंशन का भी कोई जिक्र मुझे दिखा नहीं है, लेकिन जब तक कुछ ऑफिशियली कोई और सरकार की तरफ से ना आ जाए तब तक मैं कह भी नहीं सकता उस चीज़ को। लेकिन मुझे फिलहाल पेंशन के मसले पर उस बैठक में कुछ दिखा नहीं है। संजय त्रिपाठी जी 15 साल की सर्विस में, देखिए 20 साल की सर्विस से जिनकी भी कम है तो उनके लिए मैं सजेस्ट अभी करूंगा कि अभी फिलहाल एनपीएस से बेहतर है यूपीएस,
क्योंकि 15 साल की नौकरी में आपको लगभग जो आपका बेसिक सैलरी होगा आखिरी, जिसको एवरेज कह लीजिए, उसका 30% आपको पेंशन मिल जाएगी। 50 नहीं मिलेगा, 30% प्लस डीआर। तो मैं कहूंगा कि एनपीएस में 15 साल में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। 4-6-10 लाख रुपए जरूर मिल सकते हैं, उस 4-6-10 लाख रुपए से ना आपका भला होगा, लेकिन 30% पेंशन मैं समझता हूं कि अगर 50% भी आपकी बेसिक होगी तो 15,000 बेसिक बन गई प्लस डीआर। तो एक मैं मानूंगा कि फिलहाल एनपीएस से उनके लिए एक मतलब मैं मानूंगा 10% तो बेहतर है ही है। साजिद अली साहब, तो मैं अगर अपना पूरा कॉर्पस निकाल लेता हूं आफ्टर रिटायरमेंट टू यूपीएस में मुझे 30% बेसिक के हिसाब से पेंशन मिलेगी। बिल्कुल साजिद जी, मैंने यही बताया है मैं कि अगर आपकी लंबी नौकरी है तो अगर आप अपना पूरा कॉर्पस निकाल लेते हैं तो आपको 50% की बजाय 30% बेसिक प्लस डीआर मिलेगा। वो सारे ओपीएस ले रहे हैं, उनको तो पे कमीशन ही चाहिए। आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं इस पर और ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं जेसीएम का मेंबर नहीं हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जरूर हूँ, लेकिन जेसीएम में पूरा रेलवे का होल्ड है। 8 कैंडिडेट केवल रेलवे के हैं, 4 कैंडिडेट में से मेरे ख्याल से 2 डिफेंस के हैं, 1 इनकम टैक्स के हैं और 1 कहीं दूसरे, मेरे ख्याल से एक उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस डिपार्टमेंट के, साथ पोस्टल के हैं। तो 12 कैंडिडेट टोटल हैं और उन 12 में से 11 लोग रिटायर्ड हैं, 1 आदमी है वर्किंग, रूपक सरकार, बाकी सारे लोग रिटायर्ड हैं। तरुणा जी नमस्कार। प्रताप जी, मेरा 2053 में रिटायरमेंट है, कौन सी पेंशन का 53 में रिटायरमेंट है। ज्वाइन कब किया भैया, ये भी तो बताओ, ये भी तो बताना पड़ेगा, ज्वाइन कब किया आपने। 53 में रिटायरमेंट है, कितने साल होंगे टोटल नौकरी को, ये सब पता होना चाहिए। दिव्यांगजन एनपीएस एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है क्या। अब भैया हम तो सबकी बात कर रहे हैं हरप्रीत सिंह जी, हम तो सबके लिए ओपीएस का लाभ चाहते हैं। उसमें दिव्यांगजन हो, अदर हो, सभी के लिए हम ओपीएस की डिमांड करते हैं। तो इसको देखिए हरप्रीत जी, एक मतलब जो है एक बहुत बड़े रूंगटा साहब हैं, एक वकील हैं, दिव्यांग वकील हैं, नेत्रों से दिव्यांग है वो, एसके रूंगटा साहब, आप गूगल करना, और हिंदुस्तान के बड़े प्रतिष्ठित वकील माने जाते हैं। और वो ब्लाइंड एसोसिएशन, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन एनबीए चलाते हैं। सरकार में उनकी बड़ी दखल है, बहुत प्रभाव है उनका। और इस मुद्दे पर हम उनसे 1.5 साल पहले हमने 1-1.5 घंटे जिक्र किया था, बहस किया था अच्छा खासा, लेकिन कोई वकील इस मुद्दे पर तैयार नहीं हुआ कि दिव्यांगजनों के लिए अलग से डिमांड करके एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट कराया जा सके। इस पर हमने बाकायदा लीगल एडवाइस ली है, तो मेरा अनुभव इस पर बढ़िया नहीं रहा है। संदीप जी, जो अभी नए नए सरकारी कर्मचारी बने, जिनको 5-7 साल अभी सर्विस में हुए, महकमा यूपीएस और एनपीएस में चूज करने के लिए बोला जा रहा है। अभी बहुत समय है एनपीएस चूज करने के लिए, हमारे पास पूरा जून पड़ा है। हम फिलहाल अभी विरोध कर रहे हैं। अगर आप लोग एनपीएस, जिनकी लंबी नौकरी है, वो अगर चूज करने लग जाएंगे यूपीएस, तो फिर दिक्कत होगी ना, फिर हमारा विरोध बेकार हो जाएगा। तो अभी मैं यही बात आप लोगों से कहूंगा कि अभी कोई भी इसको ऑप्ट ना करे, लेकिन समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ जाए तो आपकी समझ ही आपके काम आएगी। रत्ना पाई जी, अच्छा, आपका तो फॉर एनपीएस रिटायरीज 40% ऑफ कॉर्पस केप्ट इन एनुटी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। एएसपी, इज इट रिटर्न टू नॉमिनी, यस यस यस। रत्ना पाई जी, सिंपली इन एनपीएस you are provided to take back maximum 60% of total corpus and 40% corpus is compulsory for annuity service provider if you choose WROP, यानी with return of purchase price. If you choose with return of purchase price policy, then your 40% corpus will be provided to your nominees after your death and your spouse death simply. तो उसके बाद वो जो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है और 40 लाख की आपने एन्युटी करा ली, तो 40 लाख की जो एन्युटी से जो पेंशन बनी वो 20-22 हजार रुपए बनेगी। वो तब तक मिलती रहेगी जब तक आप और आपके स्पाउस जिंदा हैं। जब आप नहीं रह जाएंगे तो वो 40 लाख रुपए आपके बच्चे को वापस कर दिए जाएंगे। ये एनपीएस में मैं इसीलिए बोलता हूं कि लंबी नौकरी के बाद, क्योंकि सर्टेनिटी कुछ नहीं है, कितने दिन जिंदा रहेगा कौन, तो इसके लिए मैं बोलता हूं कि लंबी नौकरी वालों को
यूपीएस में जाने से बेहतर है कि फिर एनपीएस में ही बने रहें, क्योंकि कम से कम डेथ के बाद अपने बच्चों को एक हैंडसम अमाउंट तो दान कर देंगे, उनको गिफ्ट मनी के तौर पे दे जाएंगे। श्यामलाल जी, इनका है एक प्रश्न, क्या है वो प्रश्न बताइए भैया। आपका ये लिखा है कि मेरे प्रश्न का जवाब दें, लेकिन प्रश्न क्या है नहीं मिला मुझे। राज सिन्हा साहब, नियुक्ति 2012 में हुई है, 16 वर्ष नौकरी। धनंजय जी की 22 साल की नौकरी बाकी है, अभी 16 वर्ष नौकरी में है, 22 वर्ष नौकरी बाकी है, आपको जाने की ज़रूरत है नहीं अभी फ़िलहाल। कुलदीप राणा साहब, मैं 2015 से नौकरी में हूँ, मुझे एनपीएस यूपीएस में से कौन से सही है। 15 से नौकरी में है, 10 साल हो गया है, कितना बाकी है अभी, कुछ आपने लिखा नहीं है। आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा ना कि कितना बाकी है। एनपीएस में डेथ पर ओल्ड पेंशन मिलती है। देखिए चरणजीव सिद्धू जी का सवाल बहुत शानदार है। देखिए यूपीएस में, एनपीएस में क्या है, विकल्प मौजूद है ओल्ड पेंशन स्कीम का। अगर किसी एनपीएस कर्मचारी का सेवा काल में डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके पास ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प है। कर्मचारी का अंशदान पूरा वापस हो जाता है और पुरानी पेंशन के हिसाब से पेंशन मिलती है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इस बात के स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन 24 फरवरी को जब हम कार्मिक मंत्रालय के साथ हमारी बैठक थी, हमने उस बैठक में इस मुद्दे को उठाया था, तो पेंशन सेक्रेटरी साहब ने ये कहा था कि चूंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज ऑलरेडी अंडर न्यू पेंशन स्कीम, ये कुछ अलग से नहीं है, एनपीएस के अंडर में ही है, तो अगर इन सर्विस डेथ होती है तो इन सर्विस डेथ होने पर पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। ये बात उन्होंने कही थी कि सेम टू सेम रहेगा। और डेथ वाले जो जहां पर कॉलम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, उसमें इसका स्पष्टीकरण नहीं है। पंकज गुप्ता साहब, मेरी सर्विस 10 साल हो गए हैं और 2044 में रिटायरमेंट है, तो 25, 20, 45 अभी तो आपको बहुत लंबा समय है। 24, 10, 34 साल की नौकरी लंबी नौकरी है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल। और बहुत जब इमरजेंसी होगी तो मैं जून के पहले हफ्ते में आप लोगों को प्रक्रिया समझा दूंगा कि कब क्या करना है, लेकिन अभी हमारा फोकस पूरी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध पर है। अमित दास जी, मेरी ज्वाइनिंग, ये पर्सनल सवाल पूछ लीजिएगा, इतना कार्पस क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, जहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के कुछ चीज़ें हों, कन्फ्यूजन में हो, या एनपीएस को लेकर के। 2008 में ज्वाइनिंग हुई है, 49 में रिटायरमेंट है, 40, 8, 48, 41 साल की नौकरी है। कन्हैयालाल पटेल साहब, बहुत लंबी नौकरी है, और इतनी लंबी नौकरी क्योंकि नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद अनसर्टेनिटी बहुत होती है, इसलिए मैं कहूँगा इस मामले में अभी आप चुप रहें और कम से कम मई तक शांत रहें। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, और अगर स्टेट के हैं तो बिल्कुल शांत रहे, अभी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मानसी शर्मा, आई ज्वाइन इन मई 2008 एंड माई रिटायरमेंट इज इन जनवरी 43। तो लंबी 25, 8, 43, बहुत लंबी नौकरी नहीं है मानसी जी। आपके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए, जून में फैसला लीजिएगा। मैं आपको जून में फैसला दे दूंगा, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें समझा करके भेज दूंगा। यहाँ लाइव में बताऊंगा नहीं इस चीज़ को। 25 साल की नौकरी कैलकुलेशन पर बेस है। आपका मुझे चाहिए होगा लेवल, किस लेवल में नौकरी कर रहे हैं, कितना भी कार्पस इकट्ठा हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तब जाकर के मैं आपको बता पाऊंगा। पवार साहब देख रहे हैं, चिंत मोहन जी नमस्कार, मनीष चौरसिया साहब। तो अभी मुझे लगता है कि समय भी बहुत हो गया है, 35 मिनट हो गए हैं करीब करीब बात करते हुए, और जो आज मेरे पास जो मुद्दा था उस पर मैं क्लैरिटी कर चुका हूँ। अगर कोई विशेष सवाल हो, कोई विशेष क्वेरी हो, क्योंकि पर्सनल ये डेटा कि मेरा इतने में रिटायरमेंट है, जब तक पूरा डेटा नहीं होगा, ग्रेड पे क्या है, लेवल कौन सा है, अभी एनपीएस में कॉर्पस कितना है, और आपका ज्वाइनिंग किस मंथ का है, ताकि हम ये पता कर सके कि आपकी एमएससीपी कब होगी, तब जाकर के हम बता पाएंगे। और उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाकायदा, उसमें टाइम लगता है। आई एम रेफरिंग एनपीएस रिटायरी बिफोर 31 मार्च 2025। ठीक है रत्ना पाई जी, आपका मुझे सवाल मिल गया, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सएप पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9899353538। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देंगे तो मैं फुर्सत में रहूंगा तो कैलकुलेशन करके आपको भेज दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। सच्चिदानंद सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत जिंदाबाद।
मेरा नंबर है 98 99 35 35 38। जिन साथियों को मेरे नंबर की ज़रूरत है 98 99 35 35 38 9899353538। थैंक यू सो मच। बहुत